हेलो एवरीवन, मैं विशाल स्वागत करता हूं आप सबका अध्ययन डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। तो हम शुरू कर रहे थे बच्चे एसपीआई 2025 की तैयारी, और मैथमेटिक्स में डील कर रहा हूं आपके साथ। मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ मैंने जो थे बच्चे 2 टॉपिक आपके कंप्लीट कर दिए थे, यानी 2 चैप्टर आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हम कर चुके हैं। किसके? एसपीआई के। ठीक है, मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। थर्ड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके भी 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज इसका थर्ड लेक्चर है, और थर्ड लेक्चर में जैसा कि हमने पहले भी 2 टॉपिक्स में किया था कि लास्ट वाला लेक्चर हमारा टोटली ओरिएंटेड रहता है पीवाई क्यूज के ऊपर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो भी आपका पैटर्न रहता है एसपीआई के अकॉर्डिंग। तो वो ही क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जितना भी पोर्शन था आपका टॉपिक रिलेटेड टू द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो सारा का सारा हमने बच्चे ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। अब आज हमारा थर्ड लेक्चर है किसके ऊपर? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऊपर। तो ये सारा आपने डिस्कस किया है, मतलब ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अब जो चलेंगे हम डायरेक्ट किसके ऊपर चलेंगे बच्चे? क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। तो आई होप आपने ये रिवाइज किया होगा, क्योंकि मैंने ये बच्चों के लिए बोला भी था कि आपने क्या करना है बच्चे? रिवाइज करना है, क्योंकि पीवाई क्यू सेशन में हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं और शॉर्टकट अप्रोच के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बेहतर है कि आपको पहले उसका जो बेसिक है उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डीपली हो। अगर वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो सिंपल है ना, आगे ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टैकल करने के। उसमें आप कई बार क्या करते हैं कि ऑप्शन के बेसिस पे भी आंसर निकाल देते हैं, और इस वाले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम क्या करेंगे? ऑप्शंस को ही ऑब्जर्व करके उसके आंसर तक पहुंचेंगे, है ना। तो अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आपके पास है उसमें बोला है द लाइन x इज इक्वल टू 3 इज। अब एक लाइन बनानी है जो है x इज इक्वल टू 3। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी जब आपका डिस्क्रिप्टिव का मैंने करवाया था, तो वहां पे एक चीज मैंने मेंशन की थी कि लाइन x इज इक्वल टू a हमेशा किसके पैरेलल आती है बच्चे? पैरेलल टू, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। क्योंकि इक्वेशन आपको पढ़ाई थी ना कि जो x एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, और जो y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो वैसे ही x इज इक्वल टू a अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, a कोई भी नंबर हो सकता है, a इज एनी रियल नंबर। तो x इज इक्वल टू a अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल आएगी। सपोज करो, ज्यादा मैं इसमें उस कंफ्यूजन में नहीं लेके जाना चाहता आपको, x इज इक्वल टू 2 का मैंने बोल दिया कि ग्राफ ड्रॉ करो। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ तुमसे डिमांड कर रहा हूं कि x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो x 2 कब आता है? x 2 आता है यहाँ पे। तो यानी एक लाइन बना देना पैरेलल टू y एक्सिस, और ये ही होगा x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2,0। तो x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ यानी ऐसा ग्राफ जो y एक्सिस के पैरेलल हो। तो बात तो सही है। तो ये किसके पैरेलल है? y एक्सिस का। अगर मैं ऐसा ना बोलूं और बोलूं कि x इज इक्वल टू -5 का ग्राफ बना दो, तो आप यहाँ पे देखना -5 कहीं यहाँ पे आएगा, और ये वाला पॉइंट होगा आपका -5,0। इससे एक लाइन बना देना वो पैरेलल टू y एक्सिस ना, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -5 का ग्राफ। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब है? x इज इक्वल टू, अगर मैं 2 बोल रहा हूं तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी लाइन पे x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। ये आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। अगर मैं ये सारे के सारे पॉइंट देखूंगा, ऊपर के ये वाले पॉइंट सारे के सारे, तो इन सब में एक खासियत है कि x की वैल्यू क्या है? 2 ही है, तभी ये ग्राफ बनते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको 4 वहां पे चीजें लिखवाई थी कि एक तो x एक्सिस की इक्वेशन जान लो बच्चे, है ना। x एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन तो मैं बोली थी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a मैंने बोला था एक ऐसी लाइन होगी जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो ये कंसेप्ट माइंड में होना चाहिए। फोर्थ मैंने बोला था कि अगर मैं y इज इक्वल टू a बोलूंगा तो मतलब ऐसी लाइन होगी जो किसके पैरेलल आएगी बच्चे? x एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो अगर तुम्हारा वो वाला कंसेप्ट क्लियर है तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि x इज इक्वल टू 3 कौन सी लाइन होगी भाई? क्या वो लाइन मीटिंग द बोथ x एंड y एक्सिस? तो ऐसा तो कुछ नहीं है। सेकंड, द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास करेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि आपने इसका क्या बना लिया बच्चे? इसकी आपने इमेज बना लिया ना, आपको पता लग गया है। जब आपने ये ऐसी इमेज कंस्ट्रक्ट कर ली होगी ये देख के कि x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ऐसे बनेगा, तो 2 ऑप्शन तो नहीं आने वाले। फिर आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जो ऐसे आए हॉरिजॉन्टल, तो नाम से भी इंडिकेट करवाया था मैंने।
तो ये भी नहीं होगा, बचा क्या, वर्टिकल। यस, तो वर्टिकल आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन को मैंने बोला था बी, स्पेलिंग बी से शुरू होती है, और बी में कौन सी लाइन आ गई बच्चे, ऐसी ऐसी वाली वर्टिकल आ गई। तो मैंने वहां पे समझाया भी था कि याद करने का तरीका, बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, तो उसका एक तरीका सीखा था हमने, स्पेलिंग वाला तरीका, कि एच में हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे वाली लाइन आएगी, वर्टिकल में यानी ऐसे वाली लाइंस आएगी, तो वो वर्टिकल है। तो यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन है वो कौन सा है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। बाकी 4 ऑप्शन हमने क्या कर दिए, गलत कर दिए। तो ऑप्शंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, कई बार हम ऑप्शन को ही निग्लेक्ट करते 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 क्या निकाल देते हैं, एक आंसर निकाल देते हैं। तो इसका आंसर आएगा द वर्टिकल लाइन। और इसके पीछे का कंसेप्ट मैंने अच्छे से करवाया है, अभी मैं थोड़ा सा फिर से शॉर्टकट में चलाऊं, फिर भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ ना, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x plus 4 is equal to 3x plus 1 will be graphically represented as, कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ये जो लिख दिया ना इन्होंने बोला 2x plus 4 is equal to 3x plus 1, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। और फिर जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा उसके बेसिस पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं इन्होंने, तो पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, फिर स्टेटमेंट के ऊपर बाद में चलेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, ग्राफ बनाने के लिए उसको किस फॉर्म में लेके आता हूँ, इस फॉर्म में लेके आता हूँ, जस्ट लाइक दिस फॉर्म की x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 0 रखता हूँ, बाकी धीरे धीरे एक तरफ लेके आ जाता हूँ सारी चीजें। 2x माइनस 3x आ जाएगा, प्लस 4 ऑलरेडी इस तरफ है, माइनस 1 आ गया इज इक्वल टू 0, ये आ गया माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ गई 3। यानी अगेन ये बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाओ, तुम इसका ग्राफ बनाओ, इसी को ही सिंप्लीफाई करके क्या आया, x इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन की डिमांड फिर से क्या है कि x इज इक्वल टू 3 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, और x इज इक्वल टू 3 का मतलब ऐसी लाइन जो बाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल, और उस लाइन पे हमेशा x की वैल्यू क्या रहेगी बच्चे, 3 ही रहेगी। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करने का अगेन सेम तरीका जो मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में करवाया, x इज इक्वल टू 3 का मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 3 से पास होती हुई एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू बाई एक्सिस हो, वही लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 समझ आ गया। अगर x इज इक्वल टू 3 समझ आ गया, ऑप्शंस के ऊपर चलिए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसी लाइन की बात कर रहे हैं, वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट है आपके पास लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, की लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू बाई एक्सिस है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। सेकंड लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, हाँ ये हो सकता है। तो पहले तो बात उसने सही बोली कि लाइन आपकी पैरेलल टू बाई एक्सिस होगी, हाँ जी बाई एक्सिस की क्या है, पैरेलल, एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट लेफ्ट साइड। अब 3 यूनिट लेफ्ट साइड की किसके बोल रहा होगा, ये ओरिजिन के, हमेशा ओरिजिन से बोल रहा होगा ये। तो लेफ्ट साइड बोला है कि ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड, अब ओरिजिन का लेफ्ट हैंड साइड तो ये हुआ, तो इसमें ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनना चाहिए। उसमें लिखा है लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, बिल्कुल बाई एक्सिस के पैरेलल है, और डिस्टेंस 3 यूनिट्स राइट साइड, और 3 यूनिट्स राइट साइड को है ना, किससे, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से राइट हैंड साइड को है, या तो ऐसा बोल सकते हो कि बाई एक्सिस से राइट हैंड साइड को है, कितने, 3 यूनिट्स। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन है जो मैच कर रही है मेरे ग्राफ के साथ, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी को क्या बोला है बच्चे, राइट बोला है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, सारे के सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट के ऊपर हैं, तो कंसेप्ट सॉलिड होगा ना तब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, रट के नहीं जाना है। अब इतना इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा कि डायरेक्ट तुमसे ये पूछ लेगा कि बताओ इसके सोल्यूशन क्या है, वो तो काफी इजी हो जाता है ना। अगर थोड़ा उसने अच्छे से क्वेश्चन बनाना होगा तो इस तरीके से घुमा फिरा के बनाएगा ना, तुम्हारा दिमाग चलेगा 4 के 4 ऑप्शन में, तुम्हें समझ आनी चाहिए सारी की सारी चीजें, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। वहां पे मैंने बोला था कि वो 4 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना आपके साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे मैंने, प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हो, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको मैंने डिस्कस किया था। तो थर्ड है आपके पास कि विच ऑफ द दिस पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ, कि इनमें से जो 4 पॉइंट है इनमें से कौन सा पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ दिस। अब कभी भी ध्यान में रखना, ये जो मैंने लिखा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, इसको अगर रीअरेंज करूंगा तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
और उससे हमेशा मेरे पास क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, यानी दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इससे एक ग्राफ बनाना चाहूंगा तो कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, और ग्राफ बनाने का तरीका भी तुम्हें पता है। फिर मैंने ये बोला कि इनमें से कौन सा पॉइंट इसके ग्राफ के ऊपर लाई नहीं करेगा, तो ये मेरा क्वेश्चन है। जो लाई कर रहा होगा उसमें क्या चीज कॉमन होगी, जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा वो उसको फॉलो करता है, उसको सेटिस्फाई करता है। कहने की बात ये, अगर वो वाला पॉइंट आप उस लाइन पे पुट कर देते हो, उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हो, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, मैचिंग मैचिंग, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई थिंक ये कंसेप्ट भी हमने सीखा था, तो हम पुट करके देखते हैं। तो लेट फर्स्ट मैं पुट कर देता हूँ 2,2, 2,2 मतलब x की जगह 2, y की जगह 2, तो इसको आएगा ये y इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे -2 + 3। अगेन मैं सॉल्व करूंगा तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आपके पास कितना आ रहा था, ये 1, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी ये वाला पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करेगा। अगर लाई करता तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती, और उसने पूछा भी यही था, डज नॉट लाई बोला है, कौन सा लाई नहीं करता। तो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट बन रहा है आपका, बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं है ना, पर अगर करोगे तो वो सारे के सारे लाई करेंगे। चेक कर लेते हैं, इस वाले में बोला है -2,5, यानी x की वैल्यू डालनी है -2, y की वैल्यू डालनी है 5, तो y है पहले ना, तो 5 इज इक्वल टू -2 और -2 मतलब माइनस ऑफ -2, x की वैल्यू -2 है ना, और साथ में +3, तो आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू 5। तो अगेन आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉइंट है ना -2,5, दैट एग्जैक्टली लाई ऑन द लाइन ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू -x + 3, इसके ऊपर लाई करेगा। तो आई थिंक ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूंगा 3,0, वो भी लाई करेगा, 9,-6 भी लाई करेगा। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना, उसने बोला था कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो लाई नहीं करता, तो फर्स्ट ही आपका क्या आ गया था, इनकरेक्ट आ गया था, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं मैच हो रहा था, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो कभी भी इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा। तो वो ही मेरे से पूछा था, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। ये वाली जो स्टेटमेंट होती है ना, नॉट लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल अच्छे से पढ़नी होती है एग्जाम में। तो थर्ड अभी आपका क्लियर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है, उसका ग्राफ क्या होता होगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के, अगेन वही बात, अगर y एक्सिस का ग्राफ आपका x इज इक्वल टू 0 है, तो उसके पैरेलल यानी y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन बना लो, उसका ग्राफ भी क्या आएगा, x इज इक्वल टू a समथिंग आएगा, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 6, ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a, यानी ऑप्शन नंबर a। क्लियर, क्लियर है ना ये वाला फंडा, बहुत क्वेश्चन कर लिए इसके ऊपर। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही होगी तो वो प्रीवियस वीडियोस देखना, उसमें और अच्छे से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। फिफ्थ, अ लाइन y इज इक्वल टू mx पासिस थ्रू द ओरिजिन, एक लाइन है जो है y इज इक्वल टू mx, वो पास कर रही है मेरे से ओरिजिन पे, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे इसकी बात ये है कि इसमें कितनी वैल्यूज मैं डाल सकता हूँ, इस लाइन में कितनी वैल्यूज डाल सकता हूँ x और y की। तो अगर आपके पास एक लाइन है y इज इक्वल टू mx, तो अगर ये आपकी ओरिजिन से पास कर रही होगी तो हम ये मान के चल रहे हैं कुछ इस टाइप की लाइन आपकी बन सकती है, y इज इक्वल टू mx। और ये देखना था हमने कि कौन कौन सी रियल वैल्यू इसमें क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी, इसमें क्या ओनली रैशनल नंबर आएंगे, यानी ये बोलना चाहता है कि ओनली रैशनल नंबर आते हैं इस लाइन के ऊपर, कि इसमें ओनली नेगेटिव रियल वैल्यूज आएंगी, कि इसमें ओनली पॉजिटिव रियल वैल्यूज आएंगी, कि इसमें सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। तो इसमें सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होंगे ये क्या बन सकते हैं, पॉजिटिव वाले, और यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या आएंगे, नेगेटिव वाले। तो बीच में कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस भी आ जाएंगी, बीच में कहीं ना कहीं आपके इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, एनी रियल वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एनी रियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड 2 यूनिट्स बिलो इट्स, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस के 2 यूनिट्स बिलो है। तो कैसी सिचुएशन है देखिए जरा, एक जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिस यूजर एक्स एक्सिस,
और दिस इज योर बाई एक्सिस। अब आपकी जो लाइन है ना बच्चे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये क्वेश्चन ने बोला है कि आपकी जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कुछ ऐसे रहेगी, हो सकता है इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, पर उसने साथ में ये भी बोला है कि वो 2 यूनिट्स बिलो इट्स है। किसके 2 यूनिट्स बिलो है? एक्स एक्सिस के ही 2 यूनिट्स बिलो है। तो 2 यूनिट्स ले लो, एक ये 2 ये, तो मतलब ये पॉइंट 1 होता है, ये पॉइंट 2 यूनिट्स, मतलब आपकी जो लाइन होगी वो कहीं ना कहीं ऐसे होगी। और देखो इसमें सिमिलरिटी आ गई ना कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी है और 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस के क्या है? बिलो है। तो इस तरीके से आपने सोच लेना कि ये जो लाइन होगी वो कुछ ऐसे आएगी और उसकी इक्वेशन पूछी है। अब बताओ ये जो लाइन है किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला था एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0। तो ये तो नीचे आ गई ना y एक्सिस इसमें, मतलब y में, तो ये -2 के ऊपर पास करेगी -1, और ये वाला पॉइंट होगा -1, ये वाला पॉइंट होगा -2। तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2। अब ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो मतलब आपको क्या करना है? इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड को 0 बनाना है। तो y इज इक्वल टू -2 ना लिख के इस 2 को इधर ले आओ, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब आई थिंक कुछ ना कुछ मैच हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जा रहा है, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक समझ आ गया आपको, ये वाला भी सिंपल था, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए सिर्फ उसी कंसेप्ट को लेके, सिर्फ इक्वेशन का पता होना चाहिए, उसके पैरेलल है तो क्या बनेगी, बाई एक्सिस के पैरेलल है तो क्या बनेगी। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ a, a ऑलवेज लाइज ऑन। ये जो पॉइंट है a, a वो कहाँ लाई करेगा? तो इसके लिए मैं 2 कंसेप्ट आपको लिखवा देता हूँ। एक होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट, यानी कभी भी मैं ऐसा बोलूँ कि x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसे ग्राफ आता है। अगर मैं ऐसा ना बोल के एक बार ऐसे बोल दूं तुम्हें कि x इज इक्वल टू -y का ग्राफ ड्रॉ करो तो कैसा ग्राफ आता है? तरीका सेम होता है। पहले आप क्या करोगे? ऐसे बना लोगे, और ऐसे बनाने के बाद क्या बोलोगे कि x और y की वैल्यूज डाल देते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y भी क्या बन जाएगा? 0। x की जगह 1 डालूंगा y भी क्या बन जाएगा? 1। x की जगह -1 डालूंगा y भी क्या बन जाएगा? -1। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बोलते हो। जो एक में करोगे वो ही दूसरे में होगा। एक को 5 से बढ़ा दिया, दूसरा भी 5 से बढ़ जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होता है। तो इसका जो जब इसको ड्रॉ किया जाता है ना तो कुछ ऐसे बनता है। जब इसको ड्रॉ करने की बारी आएगी तो 1 पॉइंट इज 0,0, सेकेंड पॉइंट इज 1,1, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1,1 -1,1 ये दिस 1 पॉइंट ना। तो ऐसे पॉइंट्स आएंगे तो ये हमेशा लाइन ऐसे बनती है, और वो कहाँ से पास करती है? सेंटर से पास करती है। x इज इक्वल टू वाई का ग्राफ है ये। x इज इक्वल टू वाई बोलो या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बोलो, एक ही बात है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 बोलोगे तब भी तो एक ही बात है, उसको रीअरेंज ही किया हमने। पर जब x इज इक्वल टू -y का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, मतलब रहेगी लाइन सेम ही, पर उसका यहां से पास करेगी ऐसे। वो क्यों पास करती है? अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ y भी 0 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो y की वैल्यू -1 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू -1 डालता हूं तो y की वैल्यू क्या जाएगी? +1। x की जगह -1 डालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? +1। तो मतलब जब इनको आप ऐसे एक लाइन के ऊपर ऐसे बनाओगे तो आपके पास कैसे लाइन बनेगी बच्चे? देखना आप, अगर मैं इनको ड्रॉ करूं तो पहला 0,0 यानी ओरिजिन तो आएगा दोनों के केसेस में, फिर x1 और y -1, तो x1 इधर आएगा, y -1 इधर आएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास 1, -1। फिर नेक्स्ट इन्होंने बोला x की तरफ -1 चले गए और y की तरफ +1, तो ये वाला पॉइंट आएगा आपके पास -1,1। इनको जब आप आपस में ज्वाइन करोगे तो ये लाइन बनेगी, ये बनती है आपके पास x इज इक्वल टू -y की लाइन, x इज इक्वल टू -y। आई थिंक ये भी क्लियरिटी आपके पास आ गई। और उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि ये जो ऐसा पॉइंट होगा जो a, a का होगा वो कौन से कर्व के ऊपर लाई करेगा। तो देखो इसमें किसके साथ मैच हो रहा है? इसके साथ ना, 0,0 1,1 -1, यानी सेम ना। 2,2 -5, -5 वो सारे के सारे इस कर्व के ऊपर लाई करेंगे। और ये कर्व कौन सा है? x इज इक्वल टू वाई बोलो या y इज इक्वल टू x बोलो, बात तो क्या है? सेम। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और सेकंड तरीका इसका एक और है,
ये पहला तरीका है, अगर तुम्हें इसकी नॉलेज होगी इन ग्राफ्स की तो तुम इजीली मार्क कर लोगे। सेकंड तरीका ये है कि इनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। देखो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस का मतलब बाई इज इक्वल टू 0, और बाई एक्सिस का मतलब इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर सी में लाइन की इक्वेशन दे दी थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ऑप्शन नंबर डी में बोला था वाई इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो पॉइंट है देखना है हमने कि इसके ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं। ऑलवेज लाइज ऑन ये करव, ये करव, ये करव, ये करव, मतलब 3 लाइंस की इक्वेशन दे दी। आपसे पूछा कि ये जो a कॉमा ए है ये किस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो हम क्या करते थे, इस पॉइंट को पुट कर देते थे। अगर पुट करोगे तो 1 कॉमा ए का मतलब है x की जगह a भरो, y की जगह a भरो, तो इसमें भर दो। x की जगह क्या भर दो, a, x तो है नहीं, तो y की जगह a भरोगे तो a इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, नहीं आई, तो इसके ऊपर तो लाई नहीं करेगा। सेकंड में अगर इसके ऊपर पुट करूंगा तो a इज इक्वल टू 0, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसके ऊपर भी लाई नहीं करेगा। सी ऑप्शन के ऊपर जाओगे तो x की जगह a भरोगे, इसकी जगह b भरोगे, इज इक्वल टू 0, अगेन a प्लस b इज इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर मैं डी ऑप्शन के ऊपर जाता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स, तो y की जगह क्या भरना था, a, और इज इक्वल टू a, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसके लिए ट्रू हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाता, राइट आंसर। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। तो दोनों तरीके इंटरेस्टिंग है ना, दोनों तरीके इंटरेस्टिंग है, आपको दोनों तरीके सीखने हैं कि किस तरीके से हम एक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जिन बच्चों को इस ग्राफ की नॉलेज होगी ना, उनको ये काम करने की जरूरत नहीं है। तो ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, जब आप ग्राफ्स को डेली क्वेश्चंस के साथ जोड़ के देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है मैथमेटिक्स। तो इसमें आ जाएगा आपके पास कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलिए। द पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ऑलवेज लाई इन। अब आपसे पूछा है कि अब अगर मैं एक लाइन बनाऊं उसके तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि ये जर्नल इक्वेशन है ना लाइन की। ये कोई भी एक लाइन की इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी हमेशा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। तो हमने सीखा था इसका हमेशा ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो ए बी सी की जगह कोई भी रियल नंबर डालोगे तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो इसमें कि कितने सोल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे। जो भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, सोल्यूशन। तो क्वेश्चन की डिमांड है कि ओनली आपने पॉजिटिव सोल्यूशन लेने हैं। पॉजिटिव सोल्यूशन यानी x, y की जो वैल्यूज होगी ओनली पॉजिटिव वाली लेनी है। x भी पॉजिटिव लेना है, y भी पॉजिटिव लेना है ना। तो ऐसा कुछ ढूंढना है, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करे। और क्वाड्रेंट भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। क्वाड्रेंट होते हैं 4। जो आपका कार्टेशियन प्लेन है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। यहाँ पे प्लस कॉमा प्लस, यानी x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ जाते थे थर्ड क्वाड्रेंट में। सीखा भी था हमने कैसे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आएगा आपके पास पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। और उसने बात की है कि दोनों पॉजिटिव सोल्यूशन होना चाहिए, और सोल्यूशन मिलके बनता है x, y के पेयर से। वो ही इसमें सेटिस्फाई होगा तभी इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो वो पेयर से बनेगा, और दोनों पॉजिटिव किस में आते हैं बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 हैज। एक लीनियर इक्वेशन है, इसके कितने सोल्यूशन होंगे। अगर एक ही है ना, पेयर की बात नहीं कर रहा हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूं। उसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। भाई बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, तो इसमें आएगा आपके पास इनफाइनाइट है कहीं पे क्या, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है। इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन दी है, उसका सोल्यूशन तुम्हें दे दिया। सोल्यूशन का मतलब होता है अगर मैं a की जगह 3 डालूंगा, b की जगह 1 डालूंगा, तो दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। जब उसने खुद बोल दिया ना कि सोल्यूशन है, तो चुपचाप क्वेश्चन का मानो कि सोल्यूशन बोला है तो उस इक्वेशन में पुट करो, और हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो आप क्या कर देते हो, ये जो इक्वेशन थी आपके पास 2a प्लस 3v इज इक्वल टू m की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं पुट कर देता हूँ a, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 3,1 इसका क्या है, सोल्यूशन है, तो इसमें पुट कर दो तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो। तो 3
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू m। सॉल्व करिए 6 प्लस 3 इज इक्वल टू m। तो m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9। तो m इज इक्वल टू 9 इज योर आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर है 9। ठीक है, ये भी डन हुआ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलिए। 11 बोलता है कि ऑल लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैव, जितनी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं क्या उसका एक सोल्यूशन होता है, क्या उसका इनफाइनाइटली सोल्यूशन होते हैं, क्या उसके 3 सोल्यूशन होते हैं, क्या इसके 2 सोल्यूशन होते हैं। तो उसके आते हैं बच्चे इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात की है ना। जितनी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना दो उन सब में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। बट अगर मैं 2 पेयर को डिस्कस करूंगा कि उनका कॉमन सोल्यूशन की बात करूंगा तो वो डिफरेंट वेज हैं। कॉमन सोल्यूशन में आता है वो इंटरसेक्टिंग आ गया, पैरेलल आ गया, कोइंसिडेंस, वो आपके कॉमन सोल्यूशन की बात है। इसने कॉमन शब्द का कहीं यूज़ नहीं किया। इसने बोला कि दुनिया भर की जितनी भी मेरे पास लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स होती हैं तो आप सिर्फ ये बता दो कि उनके कितने सोल्यूशन आते हैं। तो उनके आते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 12 आ गया आपके पास। द पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेशन, किन 4 में से कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई करेगा। ये जो 4 पॉइंट्स दिए हैं इसके ऊपर कौन सा पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इसका तुम ग्राफ बनाओगे और फिर इन 4 पॉइंट में से कोई ऐसा पॉइंट होगा जो इसके ऊपर क्या करेगा बच्चे, लाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सा है, आप क्या करोगे, पुट करके चेक करोगे। रिवर्स क्वेश्चन है, आंसर आपको पुट कर करके चेक करने पड़ेंगे। अगर मैं ए को पुट करूँगा तो एक्स की जगह 3, वाई की जगह 4, तो 3 - 4 इज इक्वल टू 5, तो 6 आ जाएगा। -4 इज इक्वल टू 5, यानी 5 इज इक्वल टू 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और पूछा गया था लाइंग ऑन दिस कर्व, द पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 5। तो 2x - y इज इक्वल टू 5। ओके, ये तो करना चाहिए फिर मेरे अकॉर्डिंग। तो चलो देखते हैं बाकी क्या बोलते हैं आंसर में, हो सकता है कुछ एरर हो। 2 इंटू -3 -1 इज इक्वल टू 5, इसको करोगे तो आएगा -6 और -1 इज इक्वल टू 5, -6 - 1 यानी -7 इज नॉट इक्वल टू 5, है ना, ये तो नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। 2 इंटू 6 एंड -1 इज इक्वल टू 5, 2 इंटू 6 -1 इज इक्वल टू 5, तो ये बनेगा आपके पास 12 -1 इज इक्वल टू 5 यानी 11, और इट इज नॉट इक्वल टू 5 ना, तो ये भी नहीं करेगा। अगर 2 पॉइंट नहीं किए, इसको चेक कर लेता हूँ, ये तो ऑप्शन में भी मैच किया है, बाकी देखते हैं जो भी बनेगा। 2 इंटू एक्स, एक्स अगेन आपके पास 2 आ जाएगा और -1 आ जाएगा, और माइनस ऑफ -1 आएगा ना, 2 आ जाएगा माइनस, और y की वैल्यू आएगी -1 इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करोगे तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 इसमें क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आई थिंक 2 आंसर इसके बन रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट बात करूं, एक बार फिर से मैं रिव्यू कर लेता हूं। 2 इंटू 3 -4, अच्छा -4 करके बच्चे 5 तो नहीं आएगा, 2 आएगा। देखो कैलकुलेशन एरर कर दी। 6 - 4 है ना, 6 - 4 का मतलब 2, और 2 इज नॉट इक्वल टू 5। इसमें ऑप्शन नंबर क्या बना आपका, फिर लास्ट वाला ही हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बस यही चेक करना है, हर एक पॉइंट को डालो, इक्वेशन में डालो, सेटिस्फाई कर जाएगा, वो उसके ऊपर लाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब उसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बननी चाहिए उस पॉइंट को डालने के बाद। पॉइंट को डालना कैसे, एक्स और वाई की वैल्यू रिप्लेस करनी है, दैट्स इट। तो इसमें आपका इसमें सेटिस्फाई कर रहा था, इन तीनों में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यानी जब भी आप इसका एक इक्वेशन बनाओगे, इसका ग्राफ बनाओगे, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट होगा, कौन से वाला बच्चे, लास्ट वाला 2, -1 इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा होगा, बाकी 3 पॉइंट लाई नहीं करेंगे। तो ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन दे दिया कि y की जगह 1 भरोगे, x की जगह 2 भरोगे,
तो x कॉमा वाई यानी 2 कॉमा 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। किस इक्वेशन का बच्चे? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3 का क्या है? सोल्यूशन। और एक इक्वेशन और दी है उन्होंने, एक सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी दी है 3a माइनस 2v इज इक्वल टू 1। आपसे डिमांड की गई है कि आप किसकी वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू निकालो। तो कैसे करेंगे इसको? अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, तो भर दीजिए x की जगह 2, 2x की जगह 2 भरोगे तो a इंटू 2 प्लस b इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यानी ये बना गया आपके पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और दोनों को हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा a और b की वैल्यू। सॉल्व करने के तरीके तुम्हें पता है, अगर सॉल्व ही करना है तो इसको कर लेते हैं। पहले मैं क्या कर देता हूँ, 3a माइनस 2v इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन मैंने लिख दी 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। अब कॉफिशेंट इक्वल करने, क्योंकि मैं जो मेथड लगाना चाहता हूँ वो कौन सा मेथड लगाना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एलिमिनेशन मेथड से करूँ। तो आपका b का कॉफिशेंट सेम करने के लिए मेरे को इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से। तो अब जो इक्वेशन बनेगी फर्स्ट वाली तो सेम रहेगी, सेकंड में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4a बनेगा, ये बनेगा प्लस 2b इज इक्वल टू 6। अगेन आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्योंकि b को डिलीट करना है, तो एक ऑलरेडी माइनस में एक पॉजिटिव में, तो ऐड करना सही रहेगा। तो ये डिलीट, ये कितना आ गया आपके पास 7a, ये कितना बना 7, तो a की वैल्यू बन जाएगी 7/7, यानी a की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो आएगी 1। जैसे ही a की वैल्यू बनी इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। मैं अगेन इक्वेशन नंबर इसमें ऊपर वाले में पुट कर देता हूँ, 3 इंटू 1 माइनस 2v इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस 2v इज इक्वल टू 1। अगेन इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 2b इज इक्वल टू 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, और फिर अगेन आपके पास 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1। तो a भी 1 b भी 1, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ये ऑप्शन मैच हो रहा है, a भी 1 b भी 1, ऑप्शन नंबर सी। ये इसको करने का पहला तरीका था। सेकंड में वो सोल्यूशन की बात कर रहा है a और b, तो तुम इसको क्रॉस उसमें पुट करके भी देख सकते हो, है ना, वो भी कर सकते हो। पर आई थिंक ये वाला मेथड सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक कंसेप्ट भी बन जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं वो मेथड लगाना भी आ गया ना, कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूशन से करोगे तब भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इसका सोल्यूशन निकालना है कि कौन सा सोल्यूशन होगा इसका। अगर सोल्यूशन निकालना है तो एक लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का कोई तरीका नहीं होता, सिर्फ एक ही तरीका है, ग्राफ बनाओ, जो भी पॉइंट्स उस ग्राफ के ऊपर आएंगे वो सारे के सारे उसके सोल्यूशन होंगे। पर 4 ही सोल्यूशन दिए हैं ना ऑप्शन में, उसको पुट करके चेक करो। जो सोल्यूशन होगा ऑलवेज उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो फर्स्ट में अगर a की बात करूँ तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 भर दो, 5 इंटू वाई की जगह 0 भर दो, तो 0 आंसर बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो वो लाई नहीं करेगा, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये लाई नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? रॉन्ग। बी को डालिए, तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा आपके पास 4 इज इक्वल टू 0, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। थर्ड 0,0 डाल के देखो तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, और ये ही आपका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैसे जो बच्चे ऑब्जर्व कर लेते थे उनको ये चीज़ें करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि आपको आंसर 0 लाना है। एक्स की जगह 0 भर दिया, वाई की जगह 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 3,5। 3,5 एक पॉइंट है, क्या आप उसको लोकेट कर सकते हो? क्या कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो 3,5 से आप कितनी लाइंस पास कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। कि अगर मैं 3,5 पॉइंट को लोकेट करूं तो x की तरफ 3 कदम जाना है, y की तरफ 5 कदम, तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। इस पॉइंट का नाम होगा 3,5। इससे मैं कितनी लाइंस पास करवा सकता हूँ? तो इससे तो आप बहुत सारी लाइंस पास करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 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 करके बहुत सारी लाइंस इससे क्या करवा दो? पास करवा दो। इसका आंसर आ जाएगा इन्फानाइट लाइंस, कि इस वाले पॉइंट से मैं इन्फानाइट लाइंस पास करवा सकता हूँ। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। और अब आ गया आपके पास ये वाला क्वेश्चन, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझना है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं आपके। तो बोर्ड में भी आपने जैसे किया था वैसे ही सेम आपने यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। Question number 16. The sum of the two digits and the number found by the interchanging the digits is 1 1 10. अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम्हारे कुछ कंसेप्ट को बूस्ट कर दूं कि कभी भी अगर मेरे को 2 डिजिट का नंबर मानना है, लेट 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर ऑब्जर्व करना है। 2 डिजिट का नंबर जस्ट लाइक 18 ना, 18 भी क्या है 2 डिजिट का नंबर है, 16 क्या है 2 डिजिट का नंबर है, 26 क्या है 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर मानना है। अब मेरे को ये नहीं पता कि यूनिट डिजिट क्या आएगा और टेंथ डिजिट क्या आएगा, वो मेरे लिए अननोन है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि एक्स वाई नंबर मान लूँ। एक्स वाई नंबर भी क्या होगा 2 डिजिट का नंबर होगा, एक्स वाई भी 2 डिजिट का नंबर है, और एक्स वाई 2 डिजिट का नंबर है तो इसमें यूनिट डिजिट इज वाई, टेंथ डिजिट क्या है एक्स है। तो उसको लिखने का तरीका अगर मैं ऐसे लिख दूँ उसको कि 10x प्लस वाई, तब भी रिजल्ट सेम ही आता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको देख लीजिए। अगर मैं 26 को लिखना चाहूँ और ऐसे नहीं लिखूँ, मैं ऐसे लिखूँ कि 2 जो है वो कौन सा नंबर है 10th डिजिट का, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और यूनिट डिजिट पे 6 है उसको उसमें क्या कर दो ऐड, और यूनिट डिजिट पे है तो इसको मल्टीप्लाई कितना कर दो 1, करना है तो करो, अगर 1 नहीं करोगे तब भी चलेगा ना। तो अगर ऐसे लिखोगे तब भी आंसर क्या आएगा बच्चे सेम आएगा। अगर मैं 26 बोलूँ या 10 इंटू 2 प्लस 6 बोलूँ तो आंसर क्या आएगा सेम, इसका आंसर भी 26 होने वाला है। तो ये 2 डिजिट को मानने का तरीका है कि उसको ऐसे भी तुम मान सकते हो। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 3 डिजिट का नंबर 132, तो उसका मतलब होगा 1 जो होगा वो कौन सा नंबर है, ये 100 नंबर है, 100th नंबर का नंबर है। तो आप 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 के साथ, फिर ये टेंस वाला है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 को, और ये वंस वाला नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चे 132 ही तो आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो बस यही मैंने क्लियर करना था कि अगर मैं नंबर मानता हूँ एक्स वाई, लेट एज्यूम 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई, तो मैं उसको एक्स वाई ना लिख के ऐसे लिख देता हूँ ना 10x प्लस वाई, तो भी एक ही बात है, इसमें यूनिट डिजिट इज वाई और 10th डिजिट योर एक्स, और ऐसा ही मानना पड़ेगा तभी तो वहाँ पे इक्वेशन कंस्ट्रक्ट होगी ना। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। द सम ऑफ द 2 डिजिट्स एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। सम करना है 2 डिजिट नंबर का, और उसको ऐड किसके साथ करने के बाद 2 डिजिट नंबर ले लो, उसको ऐड करो उसके इंटरचेंजिंग डिजिट के साथ, और वो आता है आपके पास 110। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिमांड कर रहा है, पहले मैंने लेट कर लिया, लेट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर एक मैंने लेट कर लिया और वो एज्यूम कर लिया मैंने 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई का मतलब है मेरा नंबर होगा एक्स वाई, एक्स वाई इज माई नंबर। तो उन्होंने यही बोला कि सम करना है 2 डिजिट का नंबर का जो तुमने एज्यूम किया था 10x प्लस वाई, उसको ऐड करो किसके साथ, नंबर इंटरचेंजिंग दी डिजिट। अगर मैं इनके इंटरचेंज कर देता हूं तो वाई एक्स बन जाएगा, वाई एक्स का मतलब 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स, यानी सिंपली वो पता क्या करवाना चाहता है तुमसे, वो ऐसा करवाना चाहता था कि एक्स वाई एक नंबर था उसको ऐड कर दिया वाई एक्स यानी उसके इंटरचेंजिंग डिजिट्स के साथ, तो आंसर आएगा 110। और वही मैंने ऐसे लिखा, एक्स वाई नंबर को लिखा 10x प्लस वाई, और वाई एक्स नंबर को लिखा 10y प्लस एक्स, और इज इक्वल टू कितना है 110। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, यानी ये फर्स्ट सिनेरियो आपके पास रहा। इसको सॉल्व करोगे एक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व कर ही लेते हैं। तो x वाले इकट्ठे कर दो 11x हो जाएगा, y वाले इकट्ठे कर दो 11y इज इक्वल टू 110। यहाँ से 11 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 110। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चे 110/11। तो इसको कट करोगे तो 10 आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सेकेंडरी इक्वेशन आएगी आपकी सेकंड स्टेटमेंट के साथ, जो इसके आगे उसने बोला कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर,
कि अगर मैं 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ फर्स्ट नंबर के साथ, और फर्स्ट नंबर से उसका मतलब है 10x प्लस वाई जो आप स्टार्टिंग में लेके चले थे, उसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दो 10, देन द न्यू नंबर, जो न्यू नंबर आपका बन रहा होगा, न्यू नंबर कौन सा बनेगा जब मैं 10 उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यानी जब वो न्यू नंबर की बात करेगा तो न्यू नंबर कैसे बन रहा है, न्यू नंबर बन रहा है कि सब्ट्रैक्ट करने से, और वो भी 10 सब्ट्रैक्ट करने से पहले नंबर के साथ। तो 10x प्लस वाई, इसमें से 10 को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका मतलब है ये है न्यू नंबर। और जो न्यू नंबर है वो कितना बनता है, 4 मोर देन द 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। यानी आपने 4 ज़्यादा करना है किससे, 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो इसको ध्यान से पढ़िए, 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, और फिर उसमें क्या कर देना, 4 ज़्यादा कर देना। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स का मतलब ये जो न्यू नंबर होगा किसके इक्वल होगा, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स किसके, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, और सब जो फर्स्ट टर्म है उसके डिजिट्स कौन से, एक्स और वाई है ना। एक आपका यूनिट डिजिट है, एक कौन सा है, टेंस डिजिट। डिजिट तो एक्स कॉमा वाई ही हुए, उनका क्या कर देना है सम, तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और फिर उसमें क्या कर देना है 4 मोर कर देना है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट का मीनिंग है। ये जो मैंने लिखा इसको आप यहाँ से पढ़ के यहाँ तक कर लेना भाई, यहाँ तक। यहाँ से यही बोला था मैथमेटिकल, उसने यही चीज़ बोली थी कि अगर मैं जो पहला नंबर था उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो एक न्यू नंबर बनेगा, और वो न्यू नंबर किसके बराबर होगा, वो होगा 4 मोर, 4 ज़्यादा। 4 ज़्यादा तो 4 मैंने ऐड किए ना, 4 ज़्यादा किसके, 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ फर्स्ट नंबर। तो उसके डिजिट्स एक्स और वाई ही तो हैं। ऐसे मत सोचना कि 10x प्लस वाई है, क्योंकि ये 10x प्लस वाई का मतलब है एक्स वाई, तो उनके डिजिट्स तो वही रहे ना, x इज योर 10th डिजिट और y इज योर 1st डिजिट, उनको ऐड करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करो, 10x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4। अब रीअरेंज कर लेता हूँ, ये 5x इधर आएगा तो 10x माइनस 5x अगेन क्या बनेगा 5x, पॉजिटिव y इधर है, ये माइनस 6 आ जाएगा, तो माइनस 6 पॉजिटिव 1 यानी माइनस 5, माइनस 5 आएगा, रुकिए माइनस 6 नहीं है वो ना, यहाँ पे एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, ये आएगा आपके पास 5x, अब ये माइनस 5 इधर आ जाएंगे ना तो माइनस 4y बनेगा, माइनस 5 इधर आगे और पॉजिटिव y ऑलरेडी यहाँ पे है तो माइनस 4y बन जाएगा, माइनस 10 ऑलरेडी यहाँ पे थे, माइनस 4 भी आ जाएंगे तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी, और लास्ट में हमने दोनों इक्वेशन को क्या करना है बच्चे, सॉल्व करना है, और वो ही मेरे पास x और y की वैल्यू आएगी। x और y की वैल्यू आ गई तो नंबर भी एज्यूम कर लिया आपने, जो आपने लिखा था कि 10x प्लस वाई, उसमें डाल दोगे तो आंसर बन जाएगा। तो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन है आपके पास 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 14। ये माइनस 14 को इधर ले गया तो अगेन वो क्या बन गया 14। एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो कोई ना कोई डिजिट आपको सेम करना पड़ेगा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे लिख दूंगा तो आएगा आपके पास 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा तो ये कैंसल, यहाँ पे बनेगा 9x, यहाँ पे कितना बन रहा है 4 और 5 है ना 54। अब इसको कट कर देना 54/9 तो 6 से कट हो जाएगा ना, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 6, और जैसे ही x की वैल्यू 6 आपने डाली उसके बाद y की वैल्यू निकाल दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना फिर से। तो मैं x इज इक्वल टू 6 को इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, तो y कितना आएगा 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 4। यानी आपका x और y की वैल्यू डिकोड होगी, और नंबर क्या माना था एक्स वाई का मतलब नंबर आएगा आपके पास एक्स वाई, आपने नंबर माना था एक्स वाई बोल लो, या तो 10x प्लस वाई, तो जिसमें भी आपको वो सूटेबल लगे उसमें वैल्यू डाल दो। यहाँ पे डालोगे तो 64 बनेगी, यहाँ पे डालोगे 10 इंटू 6 प्लस 4, तो अगेन इसका आंसर भी क्या आएगा 64 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा सी, दैट इज 64। तो 64 इसका आंसर आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड पर्सपेक्टिव से अच्छा क्वेश्चन है।
कई जो बच्चे हैं ना जो बोर्ड में देंगे तो बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए हैं आज तक। चाहे आप सीबीएसई की बात करो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है ये, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात करोगे तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाले क्वेश्चन एसपीआई में भी आ सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी होता है, कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कंसेप्ट समझना है कि आपने कैसे एज्यूम किया था 2 डिजिट के नंबर को, और फिर जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्रेम करते जाना है क्वेश्चन को। 2 इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और अल्टीमेटली आपको वो 2 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। तो ये इसको करने का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये तो मैंने वो प्रेजेंटेशन समझाया था आपको। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशन दी है, इसका सोल्यूशन देखना है क्या होगा। और इन्होंने सोल्यूशन लिखे भी हैं, 2 इक्वेशन दी है ना, तो दोनों के कॉमन सोल्यूशन की वो बात कर रहा होगा। एक इक्वेशन ये है, सेकंड वन इज दिस, दोनों के कॉमन सोल्यूशन की वो बात कर रहा होगा। और कॉमन सोल्यूशन मतलब दोनों को सेटिस्फाई करें। तो जिस बच्चे को इसमें दिक्कत आ गई, ये तो ए और बी है, इसको कैसे सॉल्व करें, वो तो क्या करेगा, आंसर पुट करो, x इज इक्वल टू 1 डालो, y इज इक्वल टू 2 डालो। इस इक्वेशन में आंसर a माइनस बी बनना चाहिए, और इस इक्वेशन में भी डालोगे तो a प्लस बी बनना चाहिए। तो ऐसा सोल्यूशन जो दोनों के लिए सेटिस्फाई हो, वही तो दोनों का क्या आएगा, कॉमन सोल्यूशन। तो आप हर एक ऑप्शन को डाल के चेक कर सकते हो, पहला तरीका। सेकंड तरीका, इसको सॉल्व भी करना है, और सॉल्व भी करना है तो मैं सॉल्व इसको करवा ही देता हूँ। एक तो मैंने बता दिया, आप ऑप्शन डाल के चेक कर लेना, और इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जाएगा। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे, y की वैल्यू -1, चाहे इस इक्वेशन में डालो चाहे इस इक्वेशन में डालो, इसमें डालोगे तब भी आपके पास जो यहाँ पे है वो a माइनस बी बनेगा इज इक्वल टू a माइनस बी, और इसमें डालोगे तो b माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस ए सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पर मेरे को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो फर्स्ट इक्वेशन में लेके चल रहा हूँ, ax प्लस बी वाई is equal to a minus b. This is your first equation, and second equation is your bx and minus ay is equal to a plus b. ये 2 इक्वेशन में मान के चला। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो एक तो मेथड है, आप कौन सा लगा लो बच्चे, सब्स्टिट्यूशन लगा लो। किसी एक वे से आप x की वैल्यू निकालो, y के रिस्पेक्ट में दूसरी इक्वेशन में डाल दो, वो भी करोगे आंसर सेम आएगा। पर मैं इसको एलिमिनेशन से करूँगा, और एलिमिनेशन से करूँगा तो मेरे को किसी ना किसी को डिलीट करना पड़ेगा, यानी इनके कॉफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे भाई। x का a है, x का b है, तो कॉफिशिएंट सेम बनाने के लिए आपको कई बार क्या होता है, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करूँ और सेकंड वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये भी ax b बनेगा, ये भी क्या बनेगा, ax b। तो कोई भी एक कॉफिशिएंट सेम करने के लिए आपने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, किसके साथ, एक को a के साथ, एक को b के साथ। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी आपके पास, ए बी एक्स, फिर बनेगा आपके पास b स्क्वायर बाई, और फिर बनेगा b इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकेंड इक्वेशन में a मल्टीप्लाई किया है, अगेन ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चे, इसको डिलीट करना है हमने। सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला हो गया डिलीट। डिलीट हुआ तो इसमें जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में बाई को क्या ले लोगे कॉमन, यही बनेगा ना, बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर बाई, बाई कॉमन ले लिए तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को माइनस करना है तो बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी और माइनस a मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, ऐसे बनेगा b मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, और ये वाला सही है, करेक्ट है। अब हमने क्या करना था, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसको अंदर जाके सॉल्व कर लो तो ए बी बनेगा, और फिर ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और साथ में वाई। अब देखो ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव आपस में क्या हो गए, डिलीट, आपस में डिलीट हो गए। तो आपके पास जो अब आपके पास बच रहा है, क्या बच रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे बच रहा है माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अगेन बाई की वैल्यू निकालनी थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इससे ये वाला हो जाएगा डिलीट। तो आंसर जो बनेगा वो बाई की वैल्यू बनेगी -1, तो y की वैल्यू -1 आ गई। जैसे ही y की वैल्यू -1 आई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना है इसको, तो ax आ जाएगा और b और साथ में y की जगह -1 इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी नहीं सॉरी a माइनस बी, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो a माइनस बी, मैंने बाई की जगह -1 डाला है बस, तो ax सेम रहा, यहाँ पे -b बनेगा, a माइनस बी करेक्ट। अब आगे जाके इसको सॉल्व करो तो ax माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी बन जाएगा। ये -b इस तरफ -b इस तरफ, सेम साइन इज इक्वल टू के अपोजिट साइड कट हो जाते हैं। कट करना नहीं आता तो इसको यहाँ पे क्या कर देना पॉजिटिव b, तो आपस में 0 बना देंगे। तो ax इज इक्वल टू a आ जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है a अपॉन a यानी 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी दोनों ऑप्शन आपके पास आ गए x1 y -1, तो 1, -1 यानी x1 y -1, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये वाला राइट, तो ये आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये तरीका था निकालने का। और सेकेंडरी में आपको ये करना पड़ना था, चारों को चेक करना पड़ना था, चारों के चारों को पुट करके चेक करते तब भी सेम आ जाता। तो एक बार वो भी करवा देता हूँ, एक काम करता हूँ डी ऑप्शन को ही चेक करवाता हूँ। अगर पुट करोगे x की जगह 1 y की जगह -1, तो ये क्या बनेगा आपके पास, x की जगह 1 डालोगे तो a, y की जगह -1 डालोगे तो -b इज इक्वल टू a माइनस बी, तो इसके लिए ट्रू हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम टू सेम यहाँ पे पुट करूंगा, x की जगह 1 तो आएगा b, और y की जगह -1 करोगे तो प्लस a बनेगा इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी बोलो या b प्लस a, दोनों क्या हैं सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये सोल्यूशन दोनों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए था जो मेरे से पूछा गया था। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए कि इफ x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू v इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब दोनों का ही सोल्यूशन होगा, इसका भी सोल्यूशन होगा, इसका भी सोल्यूशन होगा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a एंड b। अगर x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू v, इसका मतलब ये है, ये बोलना चाहता है कि a कॉमा b जो है वो इन दोनों पेयर्स के क्या है सोल्यूशन है, मतलब कॉमन सोल्यूशन है। तो आप क्या करो, इसको सेटिस्फाई करवा लो। फर्स्ट में सेटिस्फाई करवाओगे, x की जगह a डाल देना, y की जगह b, तो बनेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन में भी सेम करोगे तो बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4। और मेरे से a और b की वैल्यू पूछी है, यानी इन दोनों को क्या कर दो सॉल्व, ये और सिंपल है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, दोनों को सॉल्व करो, ऐड ही कर दो, 2a इज इक्वल टू 6, a की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू 3, अगेन आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लो, 3 माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो माइनस बी इधर जाके पॉजिटिव भी हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 बन जाएगा यानी 1, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर b। तो ऑप्शन नंबर b इसका राइट आंसर बन जाएगा। ये भी क्लियर है, भी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसका कंसेप्ट भी आपने सीखना है। अगर आपने ये वाले क्वेश्चन किए होंगे जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि एक जो नदी होती है उसकी अपनी क्या होती है, एक चाल होती है, यानी पानी की जो स्पीड होती है वो भी, और साथ में आपका जो वोट होता है उसकी स्पीड। तो अगर वो वाला कंसेप्ट आपने सीखा होगा तो ये क्वेश्चन आप बना लोगे। अगर नहीं सीखा है तो अभी हम सीखेंगे, पहले कंसेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो देखिए इसका कंसेप्ट, इसको स्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी बोलते हैं, बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम्स। और बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम्स का जो कंसेप्ट है वो मैं सिखा देता हूं आपको। इसमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, मानो यहाँ पे एक रिवर है, ये रिवर जा रही है ऐसे ऐसे, ये रिवर चली है हमारी, दिस इज अ रिवर। अब एक पर्सन है जिसने यहाँ पे एक बोट लिया, इसको मैंने बोट माना, और वो बोट से जा रहा है इस तरफ, और रिवर जो है, यानी मैं थोड़ा सा चेंज करके और किसी तरीके से बनाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा
अच्छा नहीं लगेगा ये, ऐसे कर लेते हैं। ये रिवर है और यहाँ पे एक पॉइंट है और हमने इस पॉइंट तक क्या करना है, ट्रैवल करना है। दिस इज योर ए से बी तक जाना है, यानी बोट ने ए से बी की तरफ क्या करना है, ट्रैवल करना है। और जो पानी की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है, पानी भी आपका इस तरफ ही चल रहा है ना। अब जो बोट है ना मेरा, वो मैक्सिमम मानो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकता है, उसकी लिमिटेशन है, उसके ज़्यादा वो जाएगा नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो बोट है उसकी जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, कि वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है आपका बोट। पर हुआ क्या कि आप जा रहे हो इस तरफ, यानी आप उसी तरफ जा रहे हो जिस तरफ क्या जा रही है, आपकी स्ट्रीम जा रही है, आपकी क्या जा रही है, लहरें जा रही है। अब 30 किलोमीटर उसकी खुद की स्पीड है, अब पानी भी तो लेके जा रहा है उसको और ज़्यादा तेज स्पीड के साथ। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो स्ट्रीम है ना, जो वाटर है, वाटर का जो फ्लो है वो कितना किलोमीटर पर आवर है आपका, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो अब बताओ इसकी जो स्पीड होगी जब वो इसे ऐसे नीचे आएगा बोट आपका, तो 30 तो उसकी खुद की स्पीड है, 2 किलोमीटर और तेज चलाएगा उसको कौन, लहरें। जो स्ट्रीम है वो और तेज से उसको चलाने की कोशिश करेगी, यानी जो कंबाइन स्पीड है आपकी बोट की वो कितनी बन जाएगी आपकी, 32 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी मैं स्ट्रीम की डायरेक्शन में मूव करूंगा तो उसमें स्ट्रीम की स्पीड भी क्या हो जाएगी, ऐड ऑन हो जाएगी। और जब मैं वापस जाऊंगा बी टू ए तो होगा क्या, मेरे बोट की स्पीड है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर, पर वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल नहीं पाएगा क्योंकि उधर साइड से क्या आ रही थी आपके पास, स्ट्रीम, वो उसकी 2 स्पीड और क्या कर देंगी, कम। यानी जब आपका बोट वापस जा रहा होगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर से चलने की कोशिश कर रहा होगा वो, पर 2 किलोमीटर पर आवर से वो जो वाटर है उसको पीछे की तरफ धकेलेगा। अगर पीछे की तरफ धकेलेगा तो वो स्पीड कितनी बचेगी आपके पास, 28 किलोमीटर पर आवर। ये बस यही आपका कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। अगर यही बात करता मैं स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब वो जाता भी 30 किलोमीटर पर आवर से, आता भी 30 किलोमीटर पर आवर से। पर अब रुका हुआ पानी नहीं है, मूविंग वाटर है, मूविंग वाटर है तो जाएगा वो 32 किलोमीटर पर आवर से और आएगा वापस 28 किलोमीटर पर आवर से। तो इसका मतलब अगर ये स्टिल वाटर होता, रुका हुआ पानी होता, तो जितना टाइम आने जाने में लगता उतना टाइम उसको वापस आने में लगता। पर ये तो मूवेबल है, अगर मूवेबल वाटर है तो जितना टाइम जाने में लगेगा उससे ज़्यादा आने में लगेगा। तो जाने में कम टाइम लगेगा, ए से बी पहुंचने में कम टाइम लगेगा, स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाएगी, स्टीम की स्पीड भी उसके साथ ऐड ऑन हो जाएगी, तो आपकी कश्ती जल्दी जल्दी जाएगी। पर जब वापस आने की कोशिश करोगे तो वो कश्ती धीरे धीरे आएगी, तो स्टीम उसको पीछे की तरफ धकेलेगी, तो वो पूरा अपना पोटेंशियल जो 30 किलोमीटर पर आवर है ना उसके साथ मूव नहीं कर पाएगा, वो मूव करेगा 28 किलोमीटर पर आवर से, तो वापस जाने में उसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी कंसेप्ट के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक कोई पर्सन है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है स्ट्रीम के साथ, स्ट्रीम के साथ मतलब पानी के साथ मूव करेगा ना, स्ट्रीम के साथ 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो वो 20 किलोमीटर कवर करता है 2 घंटे में। एंड अप स्ट्रीम होता है जब मैं स्ट्रीम के अपोजिट मूव करूं, तो वो 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो वो 4 किलोमीटर ही मूव कर पाता है 2 आवर में, और ऐसे वो 20 किलोमीटर इन 2 आवर में मूव कर जाता है। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द रोइंग इन द स्टिल वाटर, कि वो जब रोइंग करेगा मतलब अपनी बोट को चलाएगा किसमें, स्टिल वाटर में, तो उसकी क्या स्पीड बताओ कितनी होगी। तो स्पीड के ऊपर क्वेश्चन है, तो स्पीड मेरे को एज्यूम करनी पड़ेगी, एक तो किसकी, वाटर की, और एक आपके बोट की, और बोट की खुद की स्पीड विदाउट स्ट्रीम। तो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और आपका जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब वाटर, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर। तो हुआ क्या कि ये जो स्पीड है
जब वो डाउन स्ट्रीम आ रहा था तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हुई, तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। जब आप डाउन स्ट्रीम आ रहे थे तो बोट की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कितनी स्पीड बनाई थी उसने, 20 किलोमीटर कवर किए थे 2 आवर में। तो स्पीड का फार्मूला लगा दो, स्पीड का फार्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 20/2 मतलब 10, तो आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। और फिर आप लिखोगे स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, जब वो स्ट्रीम के अपोजिट जा रहा था तो कितनी स्पीड थी उसकी, तब उसने 4 किलोमीटर कवर किए थे 2 घंटे में। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे भी लगाओगे तो आंसर आएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमने क्या बनाना है बच्चे, इक्वेशन बनानी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो यही बात कर रहा था। अच्छा, स्पीड ऑफ इन डाउन स्ट्रीम का मतलब है खुद की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड, तभी तो डाउन स्ट्रीम की क्या बनेगी, टोटल स्पीड बनेगी, उसमें बोट की स्पीड और साथ में स्ट्रीम की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो फर्स्ट जो बनेगा वो x प्लस वाई, जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो आंसर कितना देंगे आपका 10। और सेकंड में है जब आपका स्ट्रीम की स्पीड और बोट की, तो बोट की स्पीड के साथ स्ट्रीम की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि अब वो अगेंस्ट जा रही है अपस्ट्रीम, तो आंसर आएगा 2। तो सेकंड इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बस इसको सॉल्व करो, x और y की वैल्यू निकालो। x की निकाल लोगी तो वही पूछी उसने, स्पीड ऑफ द रोइंग इन द स्टिल वाटर की स्पीड क्या आएगी, किसकी, बोट की, इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर रुका हुआ पानी, और रुका हुआ पानी को ही मैंने क्या मानी है, x माना है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लिख लो, रुके हुए पानी में। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा, 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ जाएगी 6, और y की वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूछा वही था कि बोट की स्पीड बताओ इन स्टिल वाटर, तो अगर x आ गया तो x ही माना है ना आपने, और x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो आंसर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है। अगर उसने ये पूछा होता कि आप स्पीड ऑफ वाटर बताइए तो आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो उस केस में आपको y की वैल्यू भी निकालनी पड़ती। अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो y यहाँ पे पुट कर दोगे, x पुट कर दोगे 6, तो आ जाएगा आपके पास 4। तो वो भी आपके पास सेकंड बन सकता है, और पूछा नहीं है, जितना पूछा जाए उतना ही काम करना है। तो स्पीड ऑफ बोट पूछी थी, अगर वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलता तो बाइक की वैल्यू निकालनी पड़ती। तो आई थिंक ये वाला भी क्लियर हुआ। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 20, ये 19 ही था ना, हाँ ये 19 ही था। तो क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें पेयर ऑफ इक्वेशन दी है, ये 2 पेयर ऑफ इक्वेशन आपके पास गिवन है, दिस वन एंड दिस वन, और फिर बोला है रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन। ये कोइंसिडेंट लाइन बना रही है, वो उसने खुद बोल दिया कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है वो क्या बनाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस बनाएगी। आपने आर की वैल्यू बता देनी है कि आर की वैल्यू मैं क्या डालूं। तो जब वो खुद से बोल रहा है कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बनाएगी, तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन तुम्हें याद है क्या, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यानी उसका जो a1/a2 है इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। तो वो वाला आप अप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन में लिख रहा हूँ 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और फिर एक आ जाएगा आपके पास 6x माइनस आर वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो आपको याद है क्या कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन इंपॉर्टेंट थी, लिखवाई थी मैंने। उसमें मैंने बोला था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। तो वो वाली कंडीशन अप्लाई करो तो फर्स्ट आएगा 3/6, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास -1/-r, क्योंकि यहाँ पे बाई का कॉफिशिएंट -1 है, यहाँ पे बाई का कॉफिशिएंट -r है, और हमें इस -r की वैल्यू ही निकालनी है। नेक्स्ट आ जाएगा 8/16। तो ये सारे के सारे इक्वल आएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2, ये 1/r आ गया, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1/2। तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तीनों इक्वल बनाने के लिए r की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो ऐसे सॉल्व कर लो, किन्हीं दो को पकड़ के ऐसे 1/2 इज इक्वल टू 1/r क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, वही हमने ढूंढनी थी। तो r की वैल्यू आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर डी। बल्कि आपको यहीं पे दिख रहा था जब मैंने ये लिखा ना
तो तभी कंडीशन बनेगी जब तीनों रेशोज क्या आएंगे सेम, तो उसके लिए आर को क्या होना पड़ेगा 2। तो ऐसे भी जज कर सकते हो, अगर ऐसे जज नहीं करना तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, इनको कर लो या तो इन दोनों को कर लो, है तो आपस में क्या ये तीनों इक्वल है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास डी, तो 2 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशन दी है और साथ में बोला है के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये जो दो आपके पास लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है ना दो पेयर का, ये इनकंसिस्टेंट है। अरे बाप रे, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, याद है क्या? कंसिस्टेंट सिस्टम पढ़ाया था, इनकंसिस्टेंट सिस्टम पढ़ाया था, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट पढ़ाया था, तो वो याद होना चाहिए, अब वो इम्पोर्टेंट था। कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है सॉल्यूशन आना चाहिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। किस सॉल्यूशन की बात हो रही है? कॉमन सॉल्यूशन की। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तो मतलब वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, और कोई ना आने का मतलब पैरेलल लाइंस बनेगी। यानी क्वेश्चन ने ऐसा बोल सकता था, वो यहाँ पे ऐसा बोल देता कि वो दोनों लाइंस आपस में क्या है पैरेलल, पर उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला इनकंसिस्टेंट। याद होगा तो बनेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब पैरेलल, पैरेलल की कंडीशन लगा लो। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ 3x + y = 1, सेकंड है आपके पास 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। ये आपके पास दोनों इक्वेशन है और ये दोनों इनकंसिस्टेंट देती हैं सोल्यूशन, मतलब दोनों क्या होंगी पैरेलल। अगर पैरेलल होंगी तो उसकी कंडीशन तुम्हें याद है क्या कि उसका a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर आता है। याद है कि नहीं है? तो बस यही चीज़ें कंपेयर कर लो। a1/a2 मतलब 3 इसका a2 बनेगा x का कॉफिशेंट 2k - 1 = b1 का मतलब y का कॉफिशेंट 1, और यहाँ पे आ जाएगा k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। तो आपको इक्वलिटी को ही सॉल्व करना है ओनली, क्योंकि k की वैल्यू पूछी है ना, ऐसा तो नहीं पूछा k क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है तो यहाँ से आएगा। अब उसने क्या बोला है, क्या k की वैल्यू हो सकती है, तो इसको सॉल्व कर लो। 3/2k - 1 = 1/k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे k - 1 का, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k - 1 को, तो 3k - 3 = 2k - 1। अगेन आप सॉल्व कीजिए, ये इधर आ जाएगा 2k नेगेटिव का तो k बचेगा, ये इधर चला जाएगा तो 3 - 1 यानी 2, तो k की वैल्यू 2 बननी चाहिए, और k की वैल्यू 2 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये भी इजी था, अगर वो वाला चार्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। यस, 40 स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हमारी। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा था, द लाइन्स x = 2a एंड x = b आर, क्या वो इंटरसेक्टिंग होंगी? दोनों की इकट्ठी बात की है उसने कि अब दोनों को बना ही देता हूँ मैं, a और b कोई भी नंबर आ सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको बना ही देता हूँ कि आपका जो x एक्सिस है और y एक्सिस है यानी कार्टेशियन प्लेन आपका रेडी हो गया। इसके बाद x = a का मतलब है ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो कहीं ना कहीं वो इस पॉइंट के ऊपर, जैसे ये वाला पॉइंट होगा a, 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी x = a। और सेकंड इक्वेशन अगर मैं ड्राइव करूँ तो उसमें मैंने बोला था y = b, और y = v हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती है, तो कहीं ना कहीं ये वाली लाइन आ जाएगी आपकी, ये वाला पॉइंट अगर मैं 0, b मान लूँ तो ये इक्वेशन है आपकी y = b की इक्वेशन। अब इसने बोला था कि जो लाइंस होंगी ना दोनों, ये क्या बनाएंगी? क्या ये इंटरसेक्टिंग बनाएंगी, क्या ये पैरेलल बनाएंगी, क्या ये ओवरलैपिंग बनाएगी, क्या ये नन ऑफ दीज बनाएंगी? ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, पैरेलल तो नहीं है ना दोनों, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो पैरेलल तो नहीं होगा। ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे सेम टू सेम, ये भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है। इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग का मतलब दोनों एक दूसरे को कट कर रही होंगी, नॉन पैरेलल लाइंस होंगी और पक्का कट कर रही हैं। देखो, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लेता तो क्या आता, ए और बी, यानी a, b इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता। ये अगेन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, पूछ सकता है कि x = a एक लाइन है, x = b एक लाइन है, आप बता दो इसका में जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, दोनों का कॉमन सोल्यूशन यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो क्या आएगा a, b।
तो अगेन ये भी क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है। इसी के साथ ही बच्चे ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हुआ, 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं एसपीआई ओरिएंटेड। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से पहले पॉलिनोमियल, जो मैंने सेकंड चैप्टर आपको करवाया है एसपीआई में, सेकंड चैप्टर करवाया है मैंने, पॉलिनोमियल पढ़ के आइए। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था वो जो टाइप थी ना ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, कि अगर उसकी वेरिएबल की डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, उसी को ही एक्सटेंड करके एक चैप्टर बना दिया हमने जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा है, यानी जो भी उस पॉलिनोमियल में आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जितनी भी नॉलेज पढ़ी है वो सारी की सारी किस में एप्लीकेबल होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एप्लीकेबल होगी। वहाँ पे उसको जीरोस बोलते थे, यहाँ पे उसको रूट बोल दूंगा। निकालने का तरीका वहाँ पे एक होता था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ पे भी सेम होगा। तो बहुत सारी सिमिलरिटी है दोनों चैप्टर्स में, चाहे आप पॉलिनोमियल बोलो चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, तो दोनों साइमल्टेनियसली चलने वाले चैप्टर हैं। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो पॉलिनोमियल के नोट्स आपने बनाए होंगे वो अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो पॉलिनोमियल्स के नोट्स अच्छे से रिवाइज होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस करने की ज़रूरत नहीं है। और छोटा सा टॉपिक रहेगा वो जल्दी जल्दी से हम उसको भी क्या कर लेंगे, फिनिश। फिलहाल आज में इतना ही बच्चे, आज जो हमने किया वो आपने फिनिश कर दिया, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।